नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। क्लास 11th केमिस्ट्री का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया वो बाइलिंगुअल लेके आए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही रहेगा। तो आप जिस भी मीडियम के हैं दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्वेश्चंस। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री डील्स विद, तो जो पर्यावरण रसायन विज्ञान है ये किस चीज का अध्ययन करता है, ये पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो मेनली केमिकल प्रोसेसेस इन द इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट में जो भी केमिकल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं उसका ये अध्ययन करता है या ये मतलब इससे डील करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पर्यावरणीय रासायनिक प्रक्रियाएं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है मेजर कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट के जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो क्या है। तो पर्यावरण के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। तो एयर केवल दिया है, देखिए यहाँ पर ओनली दे के इसने गलत कर दिया है। इसका सही आंसर हो जाएगा पर्यावरण में आप एयर भी देखेंगे, वाटर भी देखेंगे, सॉइल भी देखेंगे। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय, अब वायु प्रदूषण जो होता है वो किस वजह से होता है, कारण पूछा गया है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। केवल नेचुरल सोर्सेज से होता है, नहीं। केवल ह्यूमन एक्टिविटीज से होता है, नहीं, दोनों से ही होता है। तो बोथ ह्यूमन और नेचुरल सोर्सेज से होता है, तो दोनों इसमें सही हो जाएंगे। ठीक है। अब नेचुरल सोर्सेज एयर पोल्यूशन के कई सारे होते हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज भी कई सारी होती हैं, जैसे मान लीजिए डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ठीक है, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट निकल रहा है, इंडस्ट्रियल जो गैसेज निकल रही हैं, ठीक है, उससे भी हो सकता है। ठीक है, नेचुरल सोर्सेज भी कई सारे होते हैं जिससे एयर पोल्यूशन होता है। मेजर एयर पोल्यूटेंट फ्रॉम ऑटोमोबाइल इज, अब ऑटोमोबाइल से जो मेजर एयर पोल्यूटेंट निकलता है वो कौन सा होता है, ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो ऑक्सीजन नहीं निकलता, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, बिल्कुल सही है। कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हो गए, नॉक्स बोलते हैं, ये सभी निकलते हैं। तो फिलहाल और तो कोई ऑप्शन में दिया नहीं है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज डेंजरस बिकॉज, अभी जो कार्बन मोनोऑक्साइड है जिसका फॉर्मूला CO होता है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक क्यों होता है। क्योंकि देखिए ये हीमोग्लोबिन से जाके जुड़ जाता है, और जब हीमोग्लोबिन से जाके जुड़ जाएगा तो ऑक्सीजन की शरीर के अंदर कमी कर देता है और लोगों की दम घुट के मौत भी हो जाती है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है विच गैस कॉज एसिड रेन, तो अम्ल वर्षा अम्लीय वर्षा जो होती है मेनली दो गैसेस की वजह से होती है, एक SO2 और दूसरी क्या होती है, NO2। क्योंकि देखिए होता क्या है, जब SO2 वाटर से मिलती है तो जो एसिड बना देगी वो H2SO4 हो जाएगी। ठीक है। और जो NO2 है जब ये वाटर से मिलती है क्लाउड्स में तो ये HNO3 बना देती है, और आपको पता है दोनों ही बहुत ही खतरनाक एसिड्स हैं। तो इसीलिए जो एसिड रेन होती है उनमें यही दोनों ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिड रेन में मेनली कारण बनते हैं एसिड रेन होने का। एसिड रेन डैमेजेस, अम्ल वर्षा से जो हानि पहुंचती है वो किसको पहुंचती है, फॉरेस्ट बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है, बिल्डिंग्स पे भी दिक्कत आ जाएगी, एक्वेटिक लाइफ में भी डैमेज आ जाएगा, इसका मतलब सभी में ही डैमेज आएगा, तो इसमें ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ग्रीन हाउस एंड ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है अब। आठवां क्वेश्चन कह रहा है ग्रीन हाउस गैसेज इंक्लूड, अब देखिए इनमें से आपसे पूछा गया कौन कौन सी गैस ऐसी है जो ग्रीन हाउस गैस है। तो O2N2 नहीं है, CO2 है, CH4 है, CO2 है। देखिए सी मतलब यही दोनों दी हुई हैं, वो हिंदी में दे रहे थे जिसकी वजह से ऐसा हो गया। तो CO2 और मीथेन, CH4 को आपको पता होगा मीथेन कहते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये दोनों ही बहुत ही खतरनाक ग्रीन हाउस गैसेज हैं। मेन ग्रीन हाउस गैसेज, अब अगर पूछ लिया जाए मेन, यहाँ पे एक टर्म लगा दिया गया मेन, तो ग्रीन हाउस गैस जो मेन है वो कौन सी है, कार्बन डाई ऑक्साइड है। ठीक है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो मुख्य अगर पूछा जाएगा ग्रीन हाउस गैस कौन सी है तो आप कार्बन डाइऑक्साइड लगाएंगे। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कॉजेज, अब देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट से होता क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है उसकी वजह से क्या हो जाएगा, तो उसकी वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव से होता है तो वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब ओजोन डिप्लीशन किससे होता है, तो ये CFC से होता है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन से होता है, ये भी बात आप याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल वार्मिंग लीड्स टू, अब ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो जाएगा, तो वैश्विक तापन जो है इससे होगा क्या, तो राइज इन सी लेवल। अब आपको पता है जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो जितने भी ग्लेशियर्स हैं, जितनी भी ग्लेशियर्स में बर्फ जमी हुई है वो क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी, ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे। और जब ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे तो ओशन का जो लेवल है, ठीक है, ओशन का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा।
और ओशन के लेवल बढ़ने से जो हमारे आसपास आइलैंड्स हैं कई सारे, वो सब क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। ठीक है, तो राइज इन सी लेवल होगा जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। ओजोन लेयर डिप्लीशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब पूछा गया है ओजोन लेयर जो है ये किस लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, तो ओजोन परत किस एटमॉस्फेयर की लेयर में होती है, तो स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। स्ट्रेटोस्फेयर को हिंदी में समताप मंडल भी कहते हैं। तो सबसे नीचे जो होता है वो ट्रोपोस्फेयर होता है, आपको पता होना चाहिए। फिर स्ट्रेटोस्फेयर होता है। ठीक है, फिर आप देखेंगे मीजोस्फेयर, एम से मिडिल, एम से मीजोस। ठीक है, फिर आइनोस्फेयर, आइनोस्फेयर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, एग्जोस्फेयर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ओजोन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम। अब देखिए ओजोन लेयर जो है वो हम लोग को किस रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है, तो हमें किस चीज से बचाती है, तो जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज आ रही होती है उससे हम लोग को बचाती है। इसको पराबैंगनी किरणें भी कहते हैं। ओजोन डिप्लीशन इज मेनली कॉज्ड बाय, तो ये किस वजह से होती है ओजोन डिप्लीशन या ओजोन क्षय जो होता है, उसका मुख्य कारण क्या है, तो ये सीएफसीज हैं, क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स हैं। ओजोन होल इज मैक्सिमम ओवर, तो सबसे ज्यादा ओजोन होल जो है ये कहाँ पर देखने को मिलता है, तो इक्वेटर पे नहीं देखने को मिलता, अंटार्कटिका में देखने को मिलता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। अब वाटर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय, वाटर पोल्यूशन जो होता है किस वजह से होता है पूछा गया इस क्वेश्चन में, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट से बिल्कुल होता है, डोमेस्टिक सीवेज से भी होता है, एग्रीकल्चरल रन ऑफ से भी होता है। तो इसका सही आंसर क्या है, डी ऑल ऑफ दीज, तो सभी सही होता है। बीओडी स्टैंड्स फॉर, बीओडी का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ही। देखिए यहाँ पर आपको दो ऑप्शन में कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी दिया है और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी दिया है, लेकिन दूसरा ऑप्शन दिया ही नहीं है। तो यहाँ पर फिलहाल ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही लगाएंगे। ठीक है, कुछ कुछ जगह पे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी दिया रहता है, लेकिन क्योंकि ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे बायोकेमिकल है लेकिन ऑक्साइड डिमांड दे दिया है, जो कि गलत है। तो फिलहाल ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हायर बीओडी इंडिकेट्स, देखिए ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा है और डिमांड ज्यादा होने का मतलब ये होता है कि उसके अंदर, वाटर के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो लगातार ऑक्सीजन को यूज कर रही हैं और वाटर को पोल्यूट कर दे रही है, मतलब उसमें से ऑक्सीजन की कंटेंट को कम कर दे रही है। तो इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी ऐसा वाटर है जिसकी बीओडी ज्यादा है, तो इसका मतलब वो पोल्यूटेड वाटर है। ठीक है, हो सकता है उसमें सीवेज वेस्ट बहुत ज़्यादा हो और सीवेज को डिग्रेड करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो सारी ऑक्सीजन जो है वो सीवेज को डिग्रेड करने लग गई, तो वाटर में ऑक्सीजन की कमी हो गई, इसीलिए डिमांड बढ़ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, यूट्रोफिकेशन इज कॉज्ड बाय एक्सेस ऑफ। अब देखिए यूट्रोफिकेशन जो होता है वो किसकी एक्सेस से होता है, ये आपको बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। तो मेनली जब न्यूट्रिएंट्स वाटर में बढ़ जाते हैं तब यूट्रोफिकेशन हो जाता है। तो न्यूट्रिएंट्स में नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट्स हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, तो जब ये वाटर में पहुंच जाते हैं तो यूट्रोफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मिनी माता डिजीज इज कॉज्ड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है। एम से मिनी माता है और एम से ही मरकरी है, तो मरकरी से होता है ये। ठीक है, पारा कहते हैं हिंदी में। सॉइल पोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन पे आते हैं। सॉइल पोल्यूशन इज मेनली कॉज्ड, मेनली ड्यू टू, तो सॉइल पोल्यूशन मेनली किस वजह से होता है, तो मृदा प्रदूषण जो है इसका कारण है फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स आर, अब देखिए जो आसानी से डिग्रेड नहीं होंगे, ठीक है, जो आसानी से खत्म नहीं होंगे उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट कहते हैं, अजैव अपघटीय प्रदूषक कहते हैं इनको। तो इसका एग्जाम्पल कौन सा है, तो पेपर हो गया, फूड वेस्ट हो गया, कॉटन हो गया, ये सब बायोडिग्रेडेबल हैं, लेकिन प्लास्टिक जो है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। डीडीटी जो होता है ये क्या होता है, ठीक है, डीडीटी बड़ी खतरनाक चीज है, ये एक केमिकल होता है। ठीक है, और कैसा केमिकल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है ये। ठीक है, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल है, तो याद रखिएगा 23rd में बी ऑप्शन सही है। और मेनली इसको जो मतलब इंसेक्टिसाइड के रूप में इसको यूज किया जाता है, पेड़ पौधे में डाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इंक्लूड्स। अब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है उनमें इसमें से कौन सा आएगा, तो प्लास्टिक नहीं है, ग्लास भी नहीं है, वेजिटेबल वेस्ट बिल्कुल है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये डिग्रेड हो जाएगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, जैव अपघटनीय अपशिष्ट बोलते हैं इसको। ठीक है,
रिसाइक्लिंग हेल्प्स इन, अब रिसाइक्लिंग किस चीज़ में हेल्प करती है ये बताना है हमको। रिसोर्स को सेव करने में बिल्कुल ठीक है, पोल्यूशन रिड्यूस करने में बिल्कुल ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन में बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट। ठीक है, सभी में ही रिसाइकलिंग से हम लोग को मदद मिलेगी। 26th क्वेश्चन कह रहा है कंपोस्टिंग इज रिलेटेड टू, अब कंपोस्टिंग जो है, ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? प्लास्टिक वेस्ट से रिलेटेड नहीं है। कंपोस्ट बनाते हैं किसका? ऑर्गेनिक वेस्ट का। ठीक है, तो जो जैविक अपशिष्ट होते हैं उनको हम लोग कंपोस्ट में क्रिएट करते हैं, कंपोस्ट उन्हीं का ही बनाते हैं। इंडस्ट्रियल और न्यूक्लियर वेस्ट से अब क्वेश्चन हैं, जैसे फ्लाई ऐश इज प्रोड्यूस्ड बाय, फ्लाई ऐश जो है वो कैसे उत्पन्न होती है, कैसे प्रोड्यूस होती है? न्यूक्लियर प्लांट से नहीं प्रोड्यूस होगी, थर्मल पावर प्लांट से होगी, क्योंकि जब कोयला जलता है, कोल की जब बर्निंग होती है, तो उस दौरान ये फ्लाई ऐश प्रोड्यूस होती है। फ्लाई ऐश इज यूज्ड इन, अब फ्लाई ऐश जो है इसको कहाँ यूज कर सकते हैं? तो उसको सीमेंट और ब्रिक बनाने में यूज किया जा सकता है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 29, न्यूक्लियर वेस्ट इज डेंजरस बिकॉज, अब देखिए नाभिकीय अपशिष्ट जो होता है ये खतरनाक क्यों है, न्यूक्लियर वेस्ट खतरनाक क्यों होता है? क्योंकि न्यूक्लियर वेस्ट जो होगा रेडियो एक्टिव होगा। ठीक है, और रेडियो एक्टिव होगा तो हमारे अगर शरीर के अंदर चला गया तो हमारे डीएनए में चेंजेस कर सकता है, बहुत सारी चीजों को दिक्कतें पैदा कर सकता है। और चेरनोबिल जो एक केस हो गया था वो भी बड़ा खतरनाक था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। स्मॉग इज अ मिक्सचर ऑफ, अब देखिए स्मॉग जो है किस चीज का मिक्सचर होता है? नाम से पता चल रहा है दो चीजें हैं इसमें, एक स्मोक है और दूसरा क्या है? फॉग है। ठीक है, यहाँ से एस एम ले लिया और यहाँ से ऑग ले लिया तो स्मॉग बन गया, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, फोटो, जैसे आपने दिल्ली में भी देखा होगा इस समय स्मॉग है, फोटोकेमिकल स्मॉग इज फॉर्म्ड इन प्रेजेंस ऑफ, तो किस चीज की प्रेजेंस में फोटोकेमिकल स्मॉग जो है उसका फॉर्मेशन होता है, ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो ये मेनली सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, ए ऑप्शन सही है। फोटोकेमिकल स्मॉग मेनली कंटेन्स, अब देखिए फोटोकेमिकल स्मॉग में मेनली क्या होता है पूछा गया आपसे, तो फोटोकेमिकल स्मॉग में मेनली ओजोन होती है। आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। कैटालिटिक कन्वर्टर्स रिड्यूस, अब देखिए कैटालिटिक कन्वर्टर्स होते हैं जो क्या काम करते हैं, जो किस चीज को कम करते हैं। ठीक है, मेनली ये एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए चिमनी इमनी में लगाए जाते हैं, आपने देखी होगी चिमनी जो होती है उसमें लगाए जाते हैं, तो ये मेनली कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को कम कर देते हैं, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। लेड फ्री पेट्रोल इज प्रेफर्ड बिकॉज, अब देखिए लेड बहुत ही खतरनाक चीज है, अगर ये शरीर में चली गई तो आपका सर ही दर्द होता रहेगा, बहुत ज्यादा मतलब हेडेक कॉज करती है ये, और बहुत ही मतलब खतरनाक पोल्यूटेंट है ये। तो ये क्यों प्रेफर किया जाता है, ऐसे पेट्रोल को क्यों प्रेफर किया जाता है जिसमें लेड ना हो? तो ये चीप नहीं होता, लेस पोल्यूशन क्रिएट करता है, बिल्कुल सही है, तो बी ऑप्शन सही है इसमें। प्लांटेशन हेल्प्स इन, अब देखिए वृक्षारोपण अगर आप प्लांट्स लगा रहे हैं तो इससे क्या होगा ये बताना है इस क्वेश्चन में, तो पोल्यूशन रिड्यूस हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। बायो जियोकेमिकल साइकिल्स पे आते हैं, यहाँ पर कुछ हमको साइकिल्स देखने को मिलेंगी, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज हैं। कार्बन साइकिल्स इन्वॉल्व, अब देखिए कार्बन साइकिल जो होती है, कार्बन चक्र जो होता है, उसमें क्या कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं इसके हिसाब से? तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, यही बिल्कुल सही, नाइट्रोजन का कोई मतलब नहीं है, वाटर का भी कोई मतलब नहीं है, ऑक्सीजन इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं होती है, तो कार्बन साइकिल में CO2 का एक्सचेंज होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन कन्वर्ट्स, अब देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 37 क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो फिलहाल यहाँ के हिसाब से नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्जन हो जाएगा, यही बिल्कुल सही है। ठीक है, ये कर सकते हैं लोग। विच बैक्टीरिया हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, अब कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है? तो राइजोबियम है। ठीक है, मेनली पाया कहाँ जाता है? प्लांट के रूट्स में पाया जाता है, और जिन प्लांट के रूट्स में पाया जाता है उसको कहते हैं लेग्यूमिनस प्लांट। ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट्स बोलते हैं। ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट में आप देखेंगे तो जो पल्सेज होती हैं, ठीक है, पल्सेज एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है लेग्यूमिनस प्लांट का। बाकी और कोई भी इसमें आंसर नहीं है। इन्वायरमेंटल इश्यूज पे आते हैं, विच इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स, कौन सा रिन्यूएबल रिसोर्स है? कोल बिल्कुल नहीं है, पेट्रोलियम सोल एनर्जी है, सी ऑप्शन इज करेक्ट, तो नवीकरणीय संसाधन इसमें सौर ऊर्जा है। विच फ्यूल इज कंसीडर्ड क्लीन फ्यूल, अब देखिए इनमें से सबसे ज्यादा क्लीन फ्यूल कौन सा होगा? कोल बिल्कुल नहीं होगा, पोल्यूशन क्रिएट करता है, पेट्रोल भी नहीं होगा, डीजल भी नहीं होगा, लेकिन हाइड्रोजन जो है क्लीन फ्यूल होता है,
ये पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता है। अब कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पे आते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स, मतलब आज भी हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं और हमेशा ही अब करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ इस तरीके का डेवलपमेंट करना है हम लोग को अपना, कि जो फ्यूचर के लिए चीज़ों को हम लोग नुकसान ना पहुंचा सकें, फ्यूचर के लिए नीड्स जो होती हैं वो भी आसानी से फुलफिल हो सकें। तो डेवलपमेंट विदाउट हार्मिंग फ्यूचर, इसी को सतत विकास कहते हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हेल्प्स अस टू, अब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हम लोग को किस चीज़ में हेल्प करती है? पॉल्यूशन को समझने में बिल्कुल ठीक है, पॉल्यूशन कंट्रोल करने में बिल्कुल ठीक है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में बिल्कुल सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विच गैस कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, अब रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कौन कौन सी गैस कॉज कर सकती है? तो मेनली कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ऑक्सीजन नहीं कर सकती, नाइट्रोजन भी नहीं करती, हाइड्रोजन भी नहीं करती है। एसिड रेन लोअर्स पीएच ऑफ, तो जो अम्ल वर्षा होती है वो पीएच घटाती है। किसका पीएच घटा देगी? पीएच क्यों घटा रही है पहले इसको समझिए। एसिड का जो पीएच होता है, ठीक है, और खासकर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का पीएच 1 से 2 के बीच में होगा। तो जब ये सॉइल पे गिरेगा तो सॉइल का भी और वाटर का जो पीएच होगा वो भी क्या कर देगा? बहुत ही कम कर देगा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। विच पॉल्यूटेंट कॉजेज ब्लू बेबी सिंड्रोम, तो बड़ा खतरनाक सिंड्रोम है, मेनली बेबीज में होता है, और ये नाइट्रेट्स के कंटेमिनेशन से होता है। जब वाटर में नाइट्रेट बहुत ज़्यादा मिल जाता है, ठीक है, तब ये प्रॉब्लम क्रिएट रहती है बच्चों में, और बच्चों का जो शरीर होता है ब्लू कलर का हो जाता है, मतलब नीला पड़ जाता है। आगे बढ़ते हैं। एक्सेस फ्लोराइड्स इन वाटर कॉजेज, अब देखिए एक्सेस फ्लोराइड अगर होगा, अगर बहुत ज़्यादा फ्लोराइड आ रहा है पानी में, तो इससे भी एक प्रॉब्लम होगी। उस प्रॉब्लम को बताना है क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं फ्लोरोसिस। ठीक है, फ्लोरोसिस कहते हैं। तो एक पर्टिकुलर अमाउंट होना चाहिए जो डब्ल्यूएचओ ने बताया है, केवल उतना ही अगर होगा तो ठीक है। उससे ज़्यादा अगर फ्लोराइड आ रहा है पानी में तो आपको फ्लोरोसिस हो सकती है। विच मेटल कॉजेज इटाई इटाई डिजीज, अब ये भी एक बड़ी खतरनाक डिजीज है, इटाई इटाई रोग कहते हैं। ये किससे होता है, किस मेटल से होता है, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो एक कैडमियम से होता है। तो कैडमियम अगर आ रहा है मान लीजिए पानी में बहुत ज़्यादा, तो ये इटाई इटाई डिजीज हो सकती है। नॉइज पोल्यूशन इफेक्ट्स, क्या क्या इफेक्ट कर सकता है नॉइज पोल्यूशन, ये आपको यहाँ पर बताना है। हियरिंग को इफेक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। ब्लड प्रेशर को भी करेगा, मेंटल हेल्थ को तो करेगा ही करेगा। ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट। ठीक है। विच स्टेप रिड्यूसेस ई वेस्ट, अब देखिए ई वेस्ट क्या मतलब होता है? जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जैसे आपका मान ली मोबाइल खराब हो गया, तो आप क्या करते हैं, उस मोबाइल को कहीं जाके आपने डंप कर दिया किसी मोबाइल शॉप पे, तो वो क्या करते हैं, वो उस कंपनी को दे देते हैं और वो उसको ई वेस्ट के रूप में यूज कर लेती है। ठीक है, क्योंकि मोबाइल में कई सारे ऐसे मेटल्स होते हैं, कई सारे ऐसे चीजें होती हैं जो रीयूज करी जा सकती हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा स्टेप है जो रिड्यूस करेगा, विच स्टेप रिड्यूसेस ई वेस्ट। तो ई वेस्ट को कम करने का तरीका क्या है? रीयूज किया जाए, रिसाइकिल किया जाए, रिड्यूस किया जाए, तीनों ही तरीके हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मोबाइल खराब नहीं भी हुआ था फिर भी आपने दूसरा मोबाइल ले लिया। ठीक है, तो ये सब चीजें अगर होती हैं तो ई वेस्ट बढ़ता है। ठीक। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज, अब इन्वायरमेंटल अवेयरनेस क्यों जरूरी है? सबको इन्वायरमेंट के बारे में क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि देखिए रहना सभी लोग को इन्वायरमेंट में ही है। ठीक है, तो अगर इन्वायरमेंट के बारे में नहीं पता तो जितना चाहे आप पॉल्यूट उसको करते रहेंगे और प्रॉब्लम और ज्यादा क्रिएट होती रहेगी। तो पहला ऑप्शन दिया ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बिल्कुल ठीक है, इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए सही है, सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए भी सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। तो 50 एमसीक्यूज डिस्कस किए हम लोग ने। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि आपके आउट ऑफ 50 कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इतने ही क्वेश्चन हैं, बाकी के जो एमसीक्यूज हैं प्लेलिस्ट में लगे हैं, आप जाके देख सकते हैं और अपना रिविजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।